नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीएससी राजपथ पे। आज हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक को पूरे क्रम और पूरी स्पष्टता के साथ समझने वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। आज हमारे सामने भारतीय संविधान के कुछ सबसे अहम पद और संस्थाएं हैं। हम इनकी एक दूसरे से तुलना करेंगे, लेकिन सिर्फ तथ्य नहीं रटेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन पदों के बीच जो अंतर है वो क्यों है और उनका हमारे लोकतंत्र की बनावट पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यायपालिका के शिखर से, सर्वोच्च न्यायालय बनाम उच्च न्यायालय। बिल्कुल, ये तुलना बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये भारत के संघीय ढांचे को मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को दर्शाती है। संवैधानिक तौर पर देखें तो सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र संविधान के भाग 5 में है, जो संघ यानी केंद्र से जुड़ा है। हाँ, और उच्च न्यायालय का जिक्र भाग 6 में है, जो राज्यों से संबंधित है। अनुच्छेदों में भी ये बंटवारा साफ दिखता है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 124 से 147 और उच्च न्यायालय के लिए 214 से 231 तक। सही है। और ये तो जाहिर है कि देश में सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही है, लेकिन उच्च न्यायालय वो तो 25 है। कुल 25। यहाँ एक बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। दोनों ही स्तरों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, कोलिजियम की सलाह पर। हाँ, नियुक्ति की प्रक्रिया केंद्रीकृत है। तो फिर जब शपथ ग्रहण की बात आती है तो मामला बदल क्यों जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये हमारे संघीय संतुलन को दिखाता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो कि एक संघीय संस्था का हिस्सा है, उन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। बिल्कुल, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भले ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हों, वो एक राज्य के न्यायिक प्रमुख के रूप में काम करते हैं। अच्छा, इसलिए उन्हें उस राज्य के प्रमुख यानी राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। ये एक तरह से राज्य की स्वायत्तता और सम्मान का प्रतीक है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक प्रक्रियात्मक अंतर नहीं है, इसका एक सांकेतिक महत्व भी है। अब अगर योग्यताओं पर नजर डालें तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए पैमाना थोड़ा और सख्त लगता है। हाँ, वहाँ आपको या तो 5 साल का उच्च न्यायालय में जज का अनुभव चाहिए, या फिर 10 साल की वकालत का। बिल्कुल, जबकि उच्च न्यायालय के लिए 10 साल की वकालत या 10 साल किसी न्यायिक पद पर काम करने का अनुभव काफी माना जाता है। अनुभव की प्रकृति में थोड़ा फर्क है, और यही फर्क हमें सेवानिवृत्ति की उम्र में भी देखने को मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के जज 65 साल में रिटायर होते हैं और उच्च न्यायालय के 62 साल में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि रिटायरमेंट की उम्र अलग होने के बावजूद अगर किसी को इस्तीफा देना हो, चाहे वो उच्च न्यायालय के जज हो या सर्वोच्च न्यायालय के, उन्हें अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही भेजना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नियुक्ति करने वाली अथॉरिटी राष्ट्रपति ही है, इसलिए त्यागपत्र भी उन्हीं को संबोधित किया जाता है। अच्छा, ये प्रक्रिया को एक जैसा बनाता है। बिल्कुल। चलिए न्यायपालिका से अब कार्यपालिका के शीर्ष पदों पर आते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। हाँ, अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये तो सीधी बात है, लेकिन इनके चुनाव की प्रक्रिया में कुछ बड़े, बारीक और महत्वपूर्ण अंतर है। सही कहा। सबसे पहला और बड़ा अंतर तो प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या में दिख जाता है। कितना अंतर है? राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए, 50-50, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ये संख्या इतनी अलग क्यों है? क्या ये सिर्फ पद के कद को दिखाता है? ये पद के कद के साथ साथ निर्वाचक मंडल के आकार को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि देश भर की विधानसभाओं के सदस्य भी वोट डालते हैं। तो निर्वाचक मंडल बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, एक बड़े और विविध निर्वाचक मंडल से उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाने का पैमाना भी बड़ा होता है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव वो सिर्फ संसद के सदस्य करते हैं, इसलिए वहां कम प्रस्तावकों की जरूरत होती है। और यहीं पर निर्वाचक मंडल का वो सबसे महत्वपूर्ण अंतर आता है जिसे समझना जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। इसे ऐसे समझते हैं, राष्ट्रपति पूरे भारतीय गणराज्य के प्रमुख हैं, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं। इसलिए उनके चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सिर्फ निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बिल्कुल। वहीं उपराष्ट्रपति का मुख्य काम राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। हाँ, वो पदेन सभापति होते हैं। इसलिए उनका चुनाव संसद तक ही सीमित रहता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों हिस्सा लेते हैं। ये तो बहुत साफ हो गया, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की सीधी भूमिका है, उपराष्ट्रपति में नहीं। सही। और योग्यताओं में भी एक ऐसा ही बारीक अंतर है। दोनों के लिए न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष है। हाँ, ये तो समान है। लेकिन राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का। और ये योग्यता उनके भविष्य के काम से जुड़ी है। राष्ट्रपति को सरकार के मुखिया, प्रधानमंत्री के साथ काम करना होता है, जो अक्सर लोकसभा से आते हैं। और उपराष्ट्रपति को तो राज्यसभा ही चलानी होती है। बिल्कुल, इसलिए उनका उस सदन की योग्यताओं को पूरा करना जरूरी है। कार्यकाल दोनों का 5 साल का है। लेकिन यहाँ एक मजेदार विरोधाभास है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के तौर पर एक ऐसे सदन की अध्यक्षता करते हैं जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, पर उनका खुद का कार्यकाल 5 साल का ही रहता है। हाँ, ये एक अनूठी स्थिति है। और शपथ और त्यागपत्र की बात करें तो प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, जो न्यायपालिका के प्रमुख हैं, और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और त्यागपत्र का तो बहुत ही सीधा हिसाब है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। ठीक है, तो ये थे नाम मात्र के प्रमुख। अब बात करते हैं सरकार के असली यानी वास्तविक प्रमुखों की। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। यहाँ भी हमें केंद्र और राज्य की वही समानांतर व्यवस्था दिखती है। हाँ, अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और ठीक इसी तरह अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। दोनों के लिए न्यूनतम आयु 25 साल रखी गई है। लेकिन प्रधानमंत्री के मामले में एक पेच है ना? हाँ, अगर वो राज्यसभा से आते हैं तो उनकी न्यूनतम आयु 30 साल होगी, क्योंकि राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, इसलिए उनकी न्यूनतम आयु इस बात पर निर्भर करती है कि वे किस सदन से हैं। और कार्यकाल दोनों का 5 साल का होता है, लेकिन यह कागज पर है। असल में उनका कार्यकाल सदन में बहुमत के भरोसे पर टिका होता है, जिसे हम विश्वास मत कहते हैं। अगर बहुमत खो दिया तो सरकार पहले भी गिर सकती है। सही बात है।
अच्छा, इन दोनों की भूमिकाओं को कुछ उपनाम भी दिए गए हैं। प्रधानमंत्री को संघ की कार्यकारिणी का वास्तविक प्रमुख कहते हैं और मुख्यमंत्री को राज्य की कार्यकारिणी का वास्तविक प्रमुख। ये शब्द वास्तविक बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ये उन्हें नाम मात्र के प्रमुख हों, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल से अलग करता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही अपनी अपनी सरकारों के मुख्य प्रवक्ता होते हैं और असल में सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और इनकी नियुक्ति और इस्तीफा भी सीधा है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और वो इस्तीफा भी उन्हीं को देते हैं। और मुख्यमंत्री के मामले में ये दोनों काम राज्यपाल करते हैं। यहाँ भी नियुक्ति करने वाली अथॉरिटी ही इस्तीफा स्वीकार करती है। तो हमने कार्यपालिका की संरचना देख ली। अब देखते हैं कि कानून बनाने वाली संस्थाओं में यानी विधायिका में ये समानांतर व्यवस्था कैसे काम करती है। बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की। इनके उपनाम ही इनकी कहानी कह देते हैं। जैसे लोकसभा को निम्न सदन या जनता का सदन कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। ग्रीन कार्पेट हाउस। हाँ, वहीं राज्यसभा उच्च सदन या राज्यों का सदन है क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और यह है रेड कार्पेट हाउस। बिल्कुल। संविधान में राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में और लोकसभा की अनुच्छेद 81 में बताई गई है। और उम्र का फर्क यहाँ भी है। लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। सदस्य संख्या की बात करें तो लोकसभा में अधिकतम 552 हो सकते हैं, फिलहाल 543 हैं। और राज्यसभा में अधिकतम 250 की सीमा है और वर्तमान में 245 है। कार्यकाल का अंतर भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है और ये भंग हो सकती है, ये एक अस्थायी सदन है। जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। हाँ, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो देश में विधायी निरंतरता बनाए रखती है। चुनाव का तरीका भी बिल्कुल अलग है। लोकसभा के लिए तो हम और आप सीधे वोट डालते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव। हाँ, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों के विधायक चुनते हैं, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव। सही। अब यहाँ शपथ को लेकर एक छोटा सा भ्रम हो सकता है। संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाता है, लेकिन व्यवहार में तो हम प्रोटेम स्पीकर या सभापति का नाम सुनते हैं। ये कैसे काम करता है? देखिए, संवैधानिक प्रावधान तो यही है कि राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, लेकिन क्योंकि इतने सारे सदस्यों को एक साथ शपथ दिलानी होती है तो राष्ट्रपति आमतौर पर एक वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं। अच्छा, और फिर वो बाकियों को शपथ दिलाते हैं। हाँ, तो व्यवहार में प्रोटेम स्पीकर ये काम करते हैं, लेकिन उन्हें यह अधिकार राष्ट्रपति से ही मिलता है। समझ गए। और ठीक यही संरचना हमें राज्यों में भी मिलती है, विधानसभा और विधान परिषद के रूप में। हाँ बिल्कुल, विधानसभा लोकसभा की तरह निम्न और अस्थायी सदन है और विधान परिषद राज्यसभा की तरह उच्च और स्थायी सदन है। अनुच्छेद 170 विधानसभा के लिए है और 171 विधान परिषद के लिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क है, विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। हाँ, ये राज्यों पर निर्भर करता है कि वे इसे बनाना चाहते हैं या नहीं। बाकी चीजें लगभग वैसी हैं। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 साल, विधान परिषद के लिए 30 साल। कार्यकाल भी 5 और 6 साल का। बिल्कुल केंद्र की तरह। सदस्य संख्या के नियम थोड़े अलग हैं। हाँ, विधानसभा में कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं। और विधान परिषद में न्यूनतम 40 और अधिकतम उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या का 1/3। ये नियम शायद इसलिए है ताकि उच्च सदन निम्न सदन पर हावी ना हो सके। बिल्कुल सही सोचा आपने। और अब चुनाव और शपथ का तरीका भी केंद्र जैसा ही है, बस यहाँ राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल की भूमिका होती है। तो अब तक हमने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में केंद्र और राज्य के बीच की इन समानांतर संरचनाओं को देखा। अब वापस कार्यपालिका के नाम मात्र प्रमुखों पर आते हैं और राष्ट्रपति की तुलना सीधे राज्यपाल से करते हैं। ये तुलना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पर भारत के संघीय ढांचे का सबसे बड़ा कह सकते हैं तनाव बिंदु छुपा है। अच्छा। हाँ, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के लिए और 153 राज्यपाल के लिए है। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं और राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक। दोनों के लिए न्यूनतम आयु भी 35 वर्ष है। लेकिन इसके बाद समानताएं लगभग खत्म हो जाती हैं। और सबसे बड़ा अंतर है नियुक्ति के तरीके में। बिल्कुल, राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया से, लेकिन राज्यपाल वो तो सीधे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। उनका कार्यकाल भी कहने को तो 5 साल का होता है, लेकिन असल में वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। इस प्रसाद पर्यंत या प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का असल में क्या मतलब है? क्या किसी राज्यपाल को बिना कोई कारण बताए रातों रात हटाया जा सकता है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, व्यवहार में इसका मतलब है कि उनका कार्यकाल केंद्र सरकार की राजनीतिक इच्छा पर निर्भर करता है। और यहीं से अक्सर केंद्र राज्य संबंधों में टकराव पैदा होता है। बिल्कुल, खासकर तब जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हों। राज्यपाल की भूमिका तब बहुत विवादास्पद हो जाती है। और इनकी शक्तियों में भी कुछ दिलचस्प अंतर हैं, जैसे एक क्षमादान की शक्ति। हाँ, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति मिलती है। लेकिन एक बड़ा अंतर है। हाँ, राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 के तहत है और राज्यपाल के पास अनुच्छेद 213 के तहत। वीटो शक्तियों के बारे में क्या? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है। कौन सी? वे राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। और एक बार बिल राष्ट्रपति के पास चला गया तो उस पर फैसले की कोई समय सीमा नहीं है। ये केंद्र को राज्यों के कानून पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अधिकार देता है। चलिए अब अपने अंतिम तुलना पर आते हैं। ये दो ऐसे पद हैं जिनके बारे में अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं, महान्यायवादी और महाअधिवक्ता। अटर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, सरकार के सबसे बड़े वकील कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति और राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन इनकी योग्यता का पैमाना क्या है? योग्यता उनके काम के स्तर से तय होती है। महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए। और महाधिवक्ता के लिए? उनके लिए हाईकोर्ट के जज के बराबर की योग्यता होनी चाहिए। और इनका कार्यकाल? वो भी निश्चित नहीं होता। ये भी क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। भारत के पहले महान्यायवादी MC शीतलवाड़ा थे। हाँ। लेकिन इन दोनों पदों की सबसे अनोखी बात यह है कि ये संसद या विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, पर वोट नहीं डाल सकते। इन्हें सदन में बैठने की इजाजत क्यों है अगर ये सदस्य ही नहीं है? क्योंकि ये सरकार के कानूनी पक्ष को सदन के सामने रखते हैं।
जब किसी बिल या नीति पर कानूनी बहस होती है तो ये सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण देते हैं और सदस्यों के सवालों के जवाब देते हैं। अच्छा, तो ये सरकार और विधायिका के बीच एक कानूनी पुल की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए सदन में उनकी उपस्थिति जरूरी है, लेकिन मतदान का अधिकार उन्हें नहीं है, क्योंकि वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। तो हमने देखा कि कैसे भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के लिए लगभग एक जैसी एक समानांतर प्रशासनिक और विधायी संरचना तैयार की गई है। राष्ट्रपति के सामने राज्यपाल, प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री, संसद के सामने विधानमंडल और महान्यायवादी के सामने महाधिवक्ता। ये पूरी बनावट एक अद्भुत संतुलन साधने की कोशिश करती है। बिल्कुल, पर ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाती है कि क्या ये जो शीशे के अक्स जैसी संरचना है, ये वाकई में संघवाद को मजबूत करती है, जिसमें राज्यों को बराबर की शक्ति मिले, या फिर राज्यपाल और कुछ अन्य प्रावधानों के जरिए ये केंद्र को राज्यों पर नियंत्रण का एक अतिरिक्त जरिया देती है। इस पर विचार करना जरूरी है। अगर आपके लिए ये लाभदायक हो तो कृपया कमेंट जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप खुद लिख लेना। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप खुद लिखोगे ना तो बहुत ज्यादा आपको लाभ मिल सकता है। आपका जो भी रिव्यू हो प्लीज अपना कमेंट जरूर डालें। थैंक यू। मिलते हैं इससे भी बेटर वीडियो में। और भी मैं आपके लिए मेहनत करूंगी, बस आप सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।